हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने वीडियो नंबर फर्स्ट को देख लिया है और ये हमारा वीडियो नंबर सेकंड है, ठीक है। क्या है ये? वीडियो सेकंड है। और इस वीडियो सेकंड में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो फर्स्ट में मैंने क्या बताया था। तो वीडियो फर्स्ट में गाइस मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया था और साथ साथ में जब हमने इसके सॉल्यूशन के बारे में बात किया था, किसके? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, तो हमने ये देखा था। क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो इसके सॉल्यूशन होने हैं, देखो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसके एक बार जनरल फॉर्म को देखते हैं, फिर हम देखते हैं सॉल्यूशन को। थोड़ा सा रिकैप करने वाले हैं, उसके बाद हम फास्टली मूव करेंगे आगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, जनरल फॉर्म को देखते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें, क्या इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हमें ये पता है कि x और y के, x के और y के वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को क्या करे, दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। हमें ये चीज़ पता है। तो इसके लिए अगर हम इसका मतलब इसके अगर ग्राफ को बनाएं तो हमने देखा था कि ग्राफ के 3 कंडीशन बनते हैं, 3 सिचुएशन होते हैं। पहला सिचुएशन क्या है? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। पहला सिचुएशन में ग्राफ इस तरह से बन सकते हैं जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। जो मैंने अभी बनाया है इस तरह का ग्राफ बन सकता है। और ये ग्राफ कैसा है? तो ये ग्राफ है इंटरसेक्टिंग। क्या है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। इसमें कॉमन पॉइंट कितने हैं? तो सिर्फ और सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है। तो जब इस तरह के गिवन इक्वेशन के ग्राफ बनाओगे और इंटरसेक्टिंग होगा तो उसके सॉल्यूशन के बारे में मैंने तुम्हें बताया है कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहेंगे, ठीक है। हमने इस बात को डिस्कशन किया है और मैथमेटिकली भी हमने इस चीज़ को प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है? कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के एंड नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के, तो हम कहेंगे कि हमारा ये कंडीशन आएगा, ठीक है। लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग होगा अगर हम मैथमेटिकली देखें तो। अगर आप ग्राफ बनाकर देखोगे तो ये है, मैथमेटिकली देखोगे तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया है? तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताया है? दूसरा पॉइंट मैंने बताया है कि जो इसके जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो गिवन इक्वेशन है दोनों के दोनों, जब इसके तुम लाइन को ड्रॉ करोगे तो दूसरे कंडीशन में लाइन कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये दोनों लाइन कैसे हो जाए? पैरेलल हो जाए इस तरह से, ठीक है। एक मिनट, रुको, इस तरह से लाइन पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों ही लाइन क्या है? ये दोनों ही लाइन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। अब दोनों ही लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, दोनों ही पैरेलल लाइन है। तो इस केस में क्या होगा? तो पैरेलल लाइन के केस में गाइस, पैरेलल लाइन के केस में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। क्या? इन दोनों लाइन में, जैसे इस वाले में देखो, इस वाले में एक पॉइंट कॉमन है, इसमें दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये है गाइस कि अगर लाइन पैरेलल होता है तो उस केस में जो गिवन इक्वेशन रहेगा, आपका जो भी गिवन इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। क्या? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होने हैं।
ठीक है, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलने हैं क्योंकि लाइन पॉइंट पैरेलल नहीं है ना, इनमें पॉइंट देखो एक भी पॉइंट पैरेलल नहीं है, जो पॉइंट इस लाइन पे है वो इसी पे है और जो इस पे है वो इसी पे है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तो ग्राफिकली हो गया, इसी बात को मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे या फिर कैसे बताओगे? सो मैथमेटिकली ऐसे बताओगे, अगर तुम रेशियो लिखते हो A1/A2, ये इक्वल हो जाता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल नहीं, एक मिनट, जहाँ पे ये इक्वल होता है, ठीक है, ये इक्वल हो जाता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाता है, अगर तुम्हारा ये कंडीशन आ जाता है तो लाइन तुम्हारा पैरेलल होगा। मैथमेटिकली तुम्हें ये करना है और ग्राफिकली ये समझ में आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो, नो सॉल्यूशन। तीसरे कंडीशन में क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि जो लाइन तुम्हारा ऐसे हो सकता है, कैसे? तो कुछ इस तरह से, ये एक लाइन हो गया, दूसरा तुम्हारा लाइन जस्ट इसी के ऊपर हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से। ऐसे लाइन को क्या कहते हैं? तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्यों कोइंसिडेंट लाइन? क्योंकि ये एक के ऊपर एक है ना, एक के ऊपर एक है, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा। ठीक है, चलो, कोइंसिडेंट लाइन है तो इसमें कॉमन पॉइंट ढूंढोगे क्या? कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट तो यार बहुत सारे, पूरे ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बहुत ही सारे कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो जब बहुत ही सारे कॉमन पॉइंट है तो सॉल्यूशन कितने होने हैं? तो बहुत ही सारे कॉमन पॉइंट, इसका मतलब ये कि सॉल्यूशन भी मैनी होने हैं। क्या होने हैं? मैनी सॉल्यूशन होने हैं। क्या होने हैं? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होने हैं। अब ये लाइन दिख रहा है तो इसके मैथमेटिकली कैसे बताओगे? तो मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे? ऐसे, A1/A2 लिखोगे, ये बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के। यानी कि ये तीनों ही रेशियोज जो आने हैं वो बराबर आने हैं। समझे बात? तीनों ही रेशियोज जो मैंने अभी लिखा है, ये तीनों ही रेशियोज बराबर आ रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगा और इस केस में सॉल्यूशन मैनी हो जाएंगे। ठीक है, अब बात को तुम्हें यहाँ पे ये समझना है, क्या समझना है? ये समझना है कि ये यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन है और यहाँ पे क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन है तो कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना तो बनता है, आप फाइंड आउट करोगे, एक सॉल्यूशन को निकालोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरे वाले केस में देखो यार, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, पैरेलल लाइन है, तो उसे तुम निकालोगे कैसे? जब एक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जब दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पैरेलल लाइन जब रहेगा, वो पैरेलल रहेगा तो सॉल्यूशन एक भी नहीं रहेगा, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो तुम इस केस में सॉल्यूशन नहीं निकालोगे। ठीक है, तीसरे वाले केस में देखो, तीसरे वाले केस में मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, थर्ड में मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट करेंगे और उसे चेक कैसे करोगे? ऐसे चेक करोगे। ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे तो कितने ही तुम निकालते रहोगे, कोई भी फायदा नहीं है निकालने का क्योंकि बहुत सारे हैं। हाँ, तुमसे कह देता है कि 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, 5 निकाल दो, तो फिर तुम निकाल सकते हो, अदरवाइज मैनी सॉल्यूशन में इतने सारे सॉल्यूशन होंगे, तुम निकालते निकालते थक जाओगे। ठीक है, चलो, तो निकालते निकालते थक जाओगे। तो तीसरे वाले केस में और दूसरे वाले केस में तुम्हें सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है, लेकिन जो पहला वाला केस होगा, इस केस में क्योंकि एक सॉल्यूशन निकलेंगे तो तुम्हें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, तो इस वीडियो में स्पेशली हमें लीनियर इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना सीखेंगे, एक्स और वाई के वैल्यू को निकालना सीखेंगे। जो केस मैंने बताया है ध्यान रखना। चलो निकालना सीखते हैं। यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन
है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। पहला मेथड देखो, जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, कुछ मेथड से सॉल्व करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। होता क्या है अभी मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दूसरा मेथड और भी है जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये अब तुम्हारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है, लेकिन तुम इसको सीखना चाहते हो तो बिल्कुल मैं ये वाला मेथड भी तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस से हो चुका है रिमूव। तुम्हें पढ़ना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन दे रखा है इस इक्वेशन को, ठीक है। अब होता क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये चीज़ जानो। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो कुछ भी नहीं है, करना क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। ये दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी, आप 1 सेलेक्ट कर लो या फिर 2 सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो और उस इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मतलब क्या, या तो x निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, अगर तुम 1 सेलेक्ट करते हो तो। और अगर तुमने इक्वेशन 2 को सेलेक्ट कर लिया तो इसमें से x की वैल्यू निकालो, उसको इसमें पुट कर दो x की जगह पे, या फिर y की वैल्यू निकालो और इसको इसमें पुट कर दो y की जगह पे, ठीक है। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि उसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, एक के जगह पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, रख रहे हो, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे देखो हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, मैं एक काम करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ से मैं x की वैल्यू इजीली निकाल लूँगा, ठीक है। इस प्लस 2y को इस तरफ करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x मेरा मिल जाएगा, x मिल जाएगा 3 - 2y। इस तरह से हमें करना है, जैसा मैंने अभी किया है, तुम्हें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसको सेलेक्ट करते हो, ठीक है। ओके, अब जब हमने ये निकाल लिया x का वैल्यू तो इसको तुम पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, x के जगह पे ये रख दो, तो रख दो। तो कैसे करोगे, पुटिंग लिखोगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करने पर क्या, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 7 है और साथ में x है, तो क्या हो जाएगा, ये 7 रहेगा इनटू यहाँ पे x की वैल्यू क्या आया है, ये देखो x की वैल्यू हमारा 3 - 2y आ चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इसके जगह पे तुमने ये वैल्यू रख दिया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस तो लगाओगे यहाँ पे, है ना, और ये बाकी के जो टर्म है उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो माइनस का 15y = 2। चलो इतना काम तुमने कर लेना है, ठीक है। इतना काम होने के बाद क्या, यहाँ पे ये 21 हो जाएगा, -14y हो जाएगा, -15y = 2। अब दोस्तों मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो काम है सब्स्टिट्यूशन का हमने किया क्यों है, तो ये इसीलिए किया है ताकि हमारे पास जो इक्वेशन बन के आए बाद में वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ जाए, मतलब एक वेरिएबल उसमें रहना चाहिए। देखो एक ही वेरिएबल है, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना यहाँ से इजी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक वेरिएबल तो आ चुका है, आगे हम देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 21 और ये -14y और -15y हो जाएगा -29y = 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, -29y = 2 - 21।
अब कितना हो जाएगा, -29y इक्वल टू -19। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 19 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया और तुम्हारे लिए ये 29y इक्वल टू कितना, 19 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आता है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाता है तुम्हारा कितना, 19/29। सो 19/29 y की वैल्यू तो तुमने निकाल लिया। ठीक है, y तुमने खोज निकाला। अब तुम्हें क्या निकालना है, तो अब निकालना है तुम्हें x को खोज कर निकालना है x क्या आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, अब x को निकालना बहुत सिंपल है। करना क्या है तुम्हें कि ये जो तुम्हारा y का वैल्यू आया है, इसमें इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। यहाँ पे y की वैल्यू तुम इधर भी पुट कर सकते हो, चाहे तुम इसमें कर दो चाहे तुम इसमें कर दो, आंसर सेम आएगा। लेकिन प्रोसेस लंबा करने से बेटर है तुम यहाँ पे कर दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कितना है, x इक्वल टू 3 - 2y है। चलो पुट करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना है, तो x इक्वल टू है 3 - 2y। तो x कितना हो जाएगा, 3 - 2 इंटू y कितना है, 19/29। कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 - 38/29। इसको सॉल्व करना है अब, है ना, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इजीली इसके नीचे 1 लेकर के और इन दोनों का एलसीएम लेकर करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम मतलब इसके नीचे 1 और दोनों का एलसीएम 29 आना है, ये तो आता ही होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, 3 × 29 - 38 × 1/29, है ना। अब यहाँ से कितना हो रहा है हमारा x, तो निकालते हैं इसको। देखो कितना होगा, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 9 × 3 = 27 और 3 × 2 = 6, तो 6 3 × 2 = 6 और 1 6 और 2 8 -38/29। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से इसको माइनस करो तो 17 में से 8 गया तो 9 आ जाएगा और 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, 49/29। ठीक है, तो x की ये वैल्यू आ गई और y की ये वैल्यू आ गई। हमें सॉल्यूशन करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से और ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया। आई होप तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं और इसको भी करते हैं सॉल्व। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले लो और उससे तुम x या फिर y की वैल्यू निकाल लो। मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ या फिर y की निकालता हूँ। चलो, तो इक्वेशन नंबर x को फर्दर तुम लिखना चाहो अगर तो लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू 14 - x हो जाएगा। किया क्या तुमने, इस x को इस तरफ लेके आ गए तो -x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ही हमने लिख दिया है ना। अब आगे क्या, सो पुटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में y को पुट करने पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा x - 14 - x इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे y के जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। बात समझ रहे हो। आगे देखो, x - 14 + x इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो अब क्या है, तो अब ये है कि ये जो है हमारा x और ये x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x - 14 इक्वल टू 4। तो आगे कितना हो जाएगा, तो आगे हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 + 14। किया क्या, इस -14 को इधर लेके आ गए। सो 2x इक्वल टू 18। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, 18/2 जो कि आ जाएगा 9। x आ गया तुम्हारा 9। अब इस x को इसमें पुट कर दो, किसमें, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे सॉरी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारा y निकल के आ जाएगा 14 - 9
तो y की वैल्यू कितना आएगा, y आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से तुम x की वैल्यू को और y की वैल्यू को निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो एक और देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है आपका ये क्वेश्चन। तो देखो s माइनस टी इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको जर्नल फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे, तो इनका ले लो एलसीएम, तो इनका एलसीएम ले लोगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हो तुम, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 6 है तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। यहाँ से ये 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 आ जाएगा। सो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्या, तो अब क्या, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब तुम सिंपली ये इक्वेशन नंबर 1 से क्या करोगे, s की या फिर t की वैल्यू निकाल लोगे। मुझे दिख रहा है कि s की वैल्यू निकालूंगा, बहुत ही काम की बात हो जाएगी ये। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, s इक्वल टू 3 प्लस टी, निकल गया, s की वैल्यू निकल गया। अब इसको इसमें कर देना है पुट, s के जगह पे। ठीक है, किसमें, तो इक्वेशन नंबर 2 में कर देना है पुट। तो करो, फिर करो, क्या है दिक्कत। अब 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। आगे कितना हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा ये दोनों तुम्हारा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से 5t इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू हो गया 30। तो यहाँ से t की वैल्यू कितना, 30 अपॉन 5, यहाँ आ गया 6। t कितना आ गया तुम्हारा, 6 आ गया, t 6 आ गया। चलो t 6 आ गया, आगे क्या, तो आगे अब हमें s निकालना है, तो निकाल लो। s क्या है, t के जगह पे, यहाँ t के जगह पे t रख दो, तो s निकल के आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस t, हमारा 6 आया है तो 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू आ गया तुम्हारा 9। तो ये तुम्हारा s निकल गया और ये तुम्हारा t निकल गया जो कि निकालना था। और ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप तुम्हें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे करते हैं। ठीक है, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा और कब कितने सॉल्यूशन निकलते हैं किसी लीनियर इक्वेशन के, ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन आएगा तो आपको कर देना है। ठीक है, आपको कर देना है। ठीक, तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के। सो दोस्तों, अगर फिर भी अगर आपको कोई शिकायत करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, इस पे जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।